अभी हम BA तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पर्यावरण भूगोल में हम आज पढ़ रहे हैं मानव पर्यावरण संबंध। मानव पर्यावरण संबंधों के बारे में देखिए, वैसे मनुष्य के और प्राकृतिक वातावरण से वही संबंध हैं जो अन्य जीवों के हैं, परंतु वह अन्य जीवों की अपेक्षा चूँकि बुद्धिमान प्राणी है, विवेकशील है, इसलिए वो अपने दृष्टिकोण से उसको थोड़ा बदल लेता है। अपने रहने की संभावना जो है वो उसमें अपने अनुकूल बना लेता है, संभावनाएं अधिक तलाशता है पर्यावरण में। परिणाम स्वरूप वो अपने ढंग से पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो यानी मनुष्य पर्यावरण के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है, पर्यावरण में ही रहता है। तो पर्यावरण का मनुष्य को प्रभावित करना नितांत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है पर्यावरण मनुष्य को। लेकिन चूंकि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है तो वह भी अपने ढंग से कुछ न कुछ पर्यावरण को भी प्रभावित करता है और उसमें कुछ परिवर्तन करता है। तो यानी अन्य जीवों के साथ पर्यावरण का जो संबंध है उससे मनुष्य का संबंध थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि वह पर्यावरण में कुछ न कुछ रूपांतरण करने की क्षमता रखता है और अपने ढंग से रूपांतरण करता भी है। देखिए, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में मानव संस्कृति सभ्यता के प्रारंभिक काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इस समय मानव की सोच आर्थिक नहीं थी, उसका एकमात्र लक्ष्य भोजन की प्राप्ति था। अतः इस काल में मानव प्राकृतिक पर्यावरण का प्रमुख घटक था। यह काल 5000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति का बहुत ही अच्छा मित्र था इस समय, क्योंकि उसकी सोच आर्थिक नहीं थी। उसको जितने आवश्यकता थी, जितने खाने के लिए जितनी कंदमूल फल या जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है, वो जितनी मात्रा उसको आवश्यकता है उतना उसने लिया प्रकृति से, और जिसका प्रकृति पुनर्भरण कर देती थी, जिससे मानव और पर्यावरण के संबंध बहुत अच्छे थे। क्योंकि मनुष्य जो है वो अन्य जीवों की भांति ही पर्यावरण में रहता था, पर्यावरण में विचरण करता था। तो इस प्रकार मनुष्य पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता था, वह पर्यावरण के अनुरूप ढल जाता था, पर्यावरण के हिसाब से रहता था। परंतु आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन आए, जब मनुष्य ने कृषि करना, स्थायी आवास बना करके रहना, जंतुओं का पालतूकरण करना और अपने लिए अनुपयोगी पेड़ पौधों को जैविक चक्र या बायोलॉजिकल साइकिल से बाहर निकालना सीख लिया। कृषि के रूप में उपयोगी पेड़ पौधों को अधिक उत्पादन एवं मनुष्य के लिए लाभकारी था, जिससे भोजन प्राप्ति की सहजता हुई, परंतु पर्यावरण के लिए विनाशकारी था। मनुष्य ने पेड़ पौधों को काट करके कृषि करना प्रारंभ कर दिया। जो पौधे उसकी फसल को हानि पहुंचाते हैं उनको वह काट देता और बायोलॉजिकल चक्र से उनको अलग कर देता। यद्यपि प्रकृति के लिए तो ये पौधे भी इतने इंपॉर्टेंट थे जितने कि मनुष्य के जो खाद्यान्न उत्पादक जो पौधे हैं या अन्य जो मनुष्य के लिए लाभदायक पौधे हैं, प्रकृति के लिए तो समान रूप से महत्व था दोनों का ही। चाहे वो मनुष्य के लिए खरपतवार हो सकते हैं लेकिन प्रकृति के लिए नहीं थे। तो इस प्रकार मनुष्य ने उनको जैविक चक्र से बाहर कर दिया और अपने ढंग से वह प्रभावित करने लगा, कृषि करने लगा, जीव जंतुओं को पालतू बना लिया, जिससे कि उनकी स्वतंत्रता छिन गई और पर्यावरण का जो चक्र अपने ढंग से संपादित हो रहा था उसमें एक व्यवधान उपस्थित हुआ। तो इस प्रकार से मनुष्य ने प्रकृति को हानि पहुंचाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके जो मशीनों का आविष्कार हुआ यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई। इसके पश्चात मनुष्य की सोच अत्यधिक आर्थिक हो गई और वर्तमान में मनुष्य जो है बहुत ज़्यादा अति उपभोक्तावादी दृष्टिकोण उसका हो गया है। तो जैसे ही औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई तो हाथ से किया जाने वाले कार्य मशीनों से किया जाना प्रारंभ हुआ। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जो है वो प्रकृति के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना मनुष्य ने प्रारंभ कर दिया। और इस परिवर्तन के कारण पर्यावरण और मनुष्य के संबंध धीरे धीरे बिगड़ने लगे, पर्यावरण प्रदूषित होने लगा और कुछ नई प्रकार की वातावरणीय समस्याएं पैदा हो गई, जैसे अम्ल वर्षा है या हरितगृह प्रभाव है या बाढ़ों का आना है, वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ना है। तो इस प्रकार से मानव और पर्यावरण के संबंध जो हैं वो थोड़े बदलने लगे। तो इन संबंधों का हम 3 विचारधाराओं के रूप में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है पर्यावरणीय निश्चयवाद या इन्वायरमेंटल डिटरमाइनिज्म।
देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा जो थी उसकी उत्पत्ति और प्रारंभ जर्मनी में हुआ और जर्मन विद्वानों ने इसको एक व्यवस्थित रूप दिया। यद्यपि वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा पहले भी प्रचलन में थी और यत्र तत्र वातावरण निश्चयवाद से संबंधित विचार भी प्राचीन ग्रंथों में या कई विद्वानों के विचारों में मिलते हैं, लेकिन इसको एक व्यवस्थित विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जर्मन विद्वानों को जाता है। इस विचारधारा का मूल मंतव्य यही है कि प्रकृति ने मनुष्य को उत्पन्न किया है और मनुष्य के लिए प्रकृति ने सीमाएं निर्धारित की है और मनुष्य वही कर सकता है जो प्रकृति उसको जो करने की परमिशन दे। तो इस प्रकार से यानी मनुष्य पर्यावरण का एक जीव है। जैसे अन्य जीव पर्यावरण में विचरण करते हैं, पर्यावरण में रहते हैं, वैसे ही मनुष्य को रहना चाहिए। पर्यावरणीय निश्चयवादी दृष्टिकोण के अनुसार मानव जीवन के सभी पक्षों और भौतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। पीटर हेगेट ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि इन्वायरमेंटलिज्म इज द व्यू दैट नेचुरल इन्वायरमेंट प्लेज द मेजर रोल इन डिटरमाइनिज्म द बिहेवियर पैटर्न ऑफ मैन ऑन द अर्थ सरफेस। यानी पर्यावरणवाद के अनुसार मुख्य रूप से पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में प्राकृतिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। प्राचीन ग्रीक विद्वानों द्वारा भी प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव को स्वीकार किया जाता था। अरस्तु ने अपनी पुस्तक राजनीति में लिखा है कि यूरोप के ठंडे देशों के निवासी बहादुर होते हैं, किंतु विचारों एवं तकनीकी कौशल में कमी पाई जाती है। इसके विपरीत एशिया के लोग विचारवान एवं कुशल होते हैं, लेकिन उत्साही नहीं होते। पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद का जन्म एवं विकास जर्मनी में हुआ और फ्रेडरिक रेटजेल जो थे मानव भूगोल के पिता जिनको कहा जाता है, उन्होंने इस विचारधारा को काफ़ी अधिक विकसित किया। रेटजेल महोदय ने प्राकृतिक वातावरण के तत्वों जैसे धरातल की बनावट, जलवायु, वनस्पति आदि में तथा मानव के मध्य जटिल संबंध पाए जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया, जिनमें पर्यावरणीय तत्व अधिक प्रभावशाली हैं, जो मानवीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। उनके अनुसार हमारी बुद्धि, संस्कृति एवं सभ्यता की उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती। उसकी तुलना एक पौधे के तने से की जा सकती है, क्योंकि हम सदैव पृथ्वी से आबद्ध हैं। मानव अपना सिर आकाश में चाहे जितना ऊंचा क्यों न उठा ले, तथापि उसके पैर सदा धरती पर ही टिके रहेंगे तथा उसकी धूल प्रकृति में विलीन हो जाएगी। रेटजेल महोदय के इस तथ्य के संदर्भ में 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विद्वान मॉन्टेस्क्यू ने भी जलवायु और मृदा को मानव चरित्र का निर्माता बताया था। तो यानी इस प्रकार से रेटजेल महोदय ने अपने जो वातावरण निश्चयवाद के कंसेप्ट है उसको इन शब्दों में व्यक्त किया कि मानव की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती, अपितु मानव और जो प्रकृति के संबंध है उनकी तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती, अपितु एक पौधे के तने से की जा सकती है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से सदैव जुड़ा रहता है, सदैव जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा और जमीन में ही अंततः विलीन हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू महोदय ने भी जलवायु और मृदा को मानव चरित्र का निर्माता बताया। हिप्पोक्रेट्स ने ईसा से 420 वर्ष पूर्व अपने ग्रंथ एयर, वाटर एंड प्लेस में पर्यावरण प्रभावों को स्पष्ट करते हुए बताया कि यूरोपियन लोगों द्वारा एशिया पर किए गए आक्रमण का प्रमुख कारण यूरोप की कठोर व परिवर्तनशील जलवायु है, जिसके प्रभाव से यूरोप के लोग कठिन परिश्रमी होते हैं, जबकि एशिया के लोग आराम पसंद करते हैं। कार्ल लिटर व अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने भी पर्यावरणीय निश्चयवाद को पुष्ट करने का कार्य किया और हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में पर्यावरणीय शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए लिखा था कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास में वहाँ की जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1859 में कार्ल रिटर तथा हम्बोल्ट की मृत्यु हुई तथा इसी वर्ष चार्ल्स डार्विन की पुस्तक जीवों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पेसीज प्रकाशित हुई, जिसमें जीवों के विकास में पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध बताया गया। उनके अनुसार मानव समाज का विकास प्राकृतिक वातावरण के आधार पर होता है। डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर जर्मनी के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी हिकल ने मानव पर्यावरण सह संबंधों की दिशा में आधारभूत विचार व्यक्त किए, पर्यावरणीय तत्वों को महत्व प्रदान किया। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डेमोलियंस ने अपनी ग्रंथ सामाजिक भूगोल में पर्यावरणीय शक्तियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप में स्वीकार करते हुए समाज को पर्यावरण की उपज
बताया। फ्रेडरिक लीपले महोदय ने भी, जो कि फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे, ने अपने सिद्धांत स्थान, कार्य तथा लोक के माध्यम से समाज पर पर्यावरण के प्रभावों को समझाया था। वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा में एक प्रखर विदुषी कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल का पदार्पण होता है 20वीं शताब्दी के आरंभ में। सैंपुल ने एक पुस्तक लिखी थी, भौगोलिक वातावरण के प्रभाव या इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट। सैंपुल ने रेडजेल के एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ में प्रतिपादित इस विचार को मद्देनजर रखते हुए उपयुक्त पुस्तक लिखी थी। सैंपुल महोदय ने वातावरणीय निश्चयवाद के सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। सैंपुल ने अपने कथन में पूर्ण रूप से मनुष्य पर वातावरण का नियंत्रण तथा प्रभाव बताते हुए लिखा है कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। दिस मीन्स नॉट मेयरली दैट he is a child of the earth, dust of her dust, but the earth has mothered him, fed him, set him tasks, directed his thoughts, confronted him with difficulties that have strengthened his body and sharpened his wits, given him his problem of irrigation and navigation, and at the same time whispered hints for their solution. She has entered into his bone and tissues, into his mind and soul। यानी कि मनुष्य जो है पृथ्वी तल की उपज है, और इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि वह उसकी धूल का कण है या उसका बच्चा है, अपितु उसकी धूल का कण है, और पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ा है, उसके समक्ष ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित की है जिनसे उसके शरीर को बल मिलता है और बुद्धि को तीव्रता मिलती है। पृथ्वी ने उसको नौ संचालन और सिंचाई की समस्याएं दी है, और साथ ही साथ उसके कान में उन समस्याओं का हल भी बतला दिया है। वह उसकी हड्डी और मांस में तथा उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रविष्ट हो गई है। सैंपुल ने पर्यावरण के प्रभावों को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया है: शारीरिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव, आर्थिक सामाजिक प्रभाव तथा मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव। इस प्रकार सैंपुल ने इसके पश्चात एक अन्य निश्चयवादी विद्वान जो है एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय हुए हैं, जिन्होंने पर्यावरणीय उपागम को संगठित करने का कार्य किया, और उन्होंने सन 1915 में अपनी लिखित पुस्तक सभ्यता और जलवायु तथा सन 1927 में मानव एवं आवास द ह्यूमन एंड हैबिटेट संस्कृति के मुख्य स्रोत मैन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन में प्राकृतिक वातावरण के मानव पर नियंत्रण को स्पष्ट किया। हंटिंगटन महोदय ने बताया कि प्राकृतिक शक्तियाँ मानवीय रहन सहन, कार्यों एवं सांस्कृतिक तत्वों जैसे कला, साहित्य, धर्म, शिक्षा आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। 20वीं शताब्दी के मध्य में नियतिवादी विचारधारा की मान्यता में कमी आई तथा मानवीय क्रियाकलापों की भूमिका को महत्व मिलने लगा, यानी इसकी आलोचना होना प्रारंभ हो गई। 20वीं सदी के प्रथम दशक 1900 से 1904 में रेडचेल ने तथा सैंपुल द्वारा भी स्वीकार किया गया। उन्होंने यह स्वीकार किया था कि मानव पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण न होकर के प्रभाव है। समान भौगोलिक दशाओं वाले पर्यावरण में मानव की भिन्न भिन्न भूमिका से विभिन्न लक्षणों वाली संस्कृति विकसित होती है। उदाहरण के लिए टुंड्रा प्रदेश के समान भौतिक दशाओं में उत्तरी कनाडा तथा साइबेरिया स्थित है, लेकिन इन क्षेत्रों के निवासियों एस्किमो, लेप्स, चुकची, समोयड्स आदि के क्रियाकलापों में काफ़ी भिन्नता मिलती है। इस प्रकार एक ही पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के रहन सहन के तरीके मिलते हैं। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हिकल ने कहा था कि मेरे सामने भौगोलिक नियतिवाद की बातें मत करो, क्योंकि जिस स्थान पर पूर्व में यूनानी लोग रहते थे वहाँ वर्तमान में तुर्क लोग रहते हैं, और यही बात नियतिवाद का खंडन करती है। इसी प्रकार डेमोलियंस ने भी स्वीकार किया कि मानवीय क्षमताएं किसी स्थान को परिवर्तित करने में अपनी प्रमुख भूमिका रखती है, जिससे उस परिवर्तित स्थान का मूल प्रभाव स्वयं मानव पर समाप्त हो जाता है। किर्चॉफ ने प्रकृति और पर्यावरण के मध्य संबंध तथा किसी स्थान पर मानव उन्नति की तरफ उन्मुख होती दौड़ से प्रभावित होकर कहा कि मैन इज नॉट ऑटोमेशन विदाउट विल ऑफ हिज ओवन। द सजेशंस thrown out by the nature of his birthplace sometimes find him a docile, sometimes an indifferent pupil। अर्थात मानव ऐसी मशीन नहीं है जिसका स्वयं की कोई अभिलाषा है,
उसका जन्म स्थान की परिस्थितियाँ यदा कदा उसे एक नियंत्रित उदासीन लिए हुए शिष्य के सदृश पाती है। तो इस प्रकार से निश्चयवादी विचारधारा की महत्व में कमी आने लगी और इसकी आलोचनाएं हुई तथा कालांतर में नवीन समूहवाद की विचारधारा जो है वो अस्तित्व में आई। धन्यवाद।